हेलो लर्नर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थॉमसन और रेली स्कैटरिंग या कोहेरेंट इंटरेक्शंस की। इस वीडियो में इंटरेक्शंस के बारे में और उनका डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या रेलेवेंट है क्या नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज फिर से मेरे पास आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए बिना कोई टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। थॉमसन स्कैटरिंग के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये हमेशा फोटॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में होती है। फोटॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में इसकी कंडीशन ये है कि जो इनकमिंग फोटॉन है यानी कि उसकी एनर्जी वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं, जो कि वैलेंस शेल में होते हैं। तो बेसिकली एटम के अंदर अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं तो ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो बाहर वाले ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये बेसिकली इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्री है ये डबल ब्रेसेस में है। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो फोटोन इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करता है तब होता है। इसमें बेसिकली होता ये है कि लाइट जो कि खुद में एक वेव है वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करती है और वो इनको वाइब्रेट करती है। फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलते हैं इन्हें। बेसिकली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करके उसको फोर्स्ड ऑसिलेशन में डालती है। तो अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। फोर्स्ड ऑसिलेशन, जबरदस्ती ऑसिलेट कर रहा है, इसका कोई मन नहीं है, फिर भी ऑसिलेट कर रहा है। फोर्स्ड ऑसिलेशन में डालती हैं। अब जब अब क्योंकि इसके पास एनर्जी, ये एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है, इसी वजह से ये यहाँ पर फोर्स्ड ऑसिलेशन कर रहा है। अब जब ये वापस अपनी एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये इसी फोटोन को वापस से एमिट भी कर देता है, बट एक सिंपली अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर ऑसिलेशन या एक्साइटेशन, एंड देन एमिशन। यही तीन स्टेप है बस, एब्जॉर्प्शन, एक्साइटेशन या आयनाइजेशन और फिर एमिशन। हर जगह पर यही होंगे, ठीक है। तो थॉमसन स्कैटरिंग में यही होता है, फोटोन आया, उसने इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट करा जिनको हम फोर्स ऑसिलेशन बोलते हैं। उस वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन ने जब अपनी एनर्जी वापस स्टेबल स्टेट में आया तो उसने उस एनर्जी को एमिट करा जो कि एक दूसरी डायरेक्शन में थी। अब ये अगर इसकी एनर्जी मान लीजिए एच म्यू है तो इसकी एनर्जी भी एच म्यू ही होगी, कोई चेंज नहीं आएगा, नेग्लिजिबल चेंज आता है, ठीक है, नेग्लिजिबल चेंज, ये बुकिश लैंग्वेज है, नेग्लिजिबल चेंज। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की रेंज में या ये डोजीमेट्री के लिए यूजफुल क्यों नहीं होती, क्यों नहीं इतना इंटरेक्शन इतना ज़्यादा होता है। अराउंड 5 to 10% ही इसका कंट्रीब्यूशन होता है, इसका भी और रेली का भी। तो ऐसा क्यों होता है? एक सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि सबसे पहली चीज़, डोजीमेट्री के लिए क्यों ये यूजफुल नहीं होता। अगर आपको डोज मेजर करनी है या इंटरेक्शन को मेजर करना है कि कोई इंटरेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है फोटोन या फोटोन और मैटर के बीच, तो आपको उसको डिटेक्ट करने का सबसे ईजी तरीका यही है जो हम सारे डोजीमीटर्स में यूज़ करते हैं, वो है आयनाइजेशन या इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन। कहीं से एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाए, कहीं से फिर एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाए, बट ये वर्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल ही फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम डोजीमीटर के अंदर अगर आप डिज़ाइन में अगर थोड़ा सा बनाकर बताऊं, तो अगर एक टिपिकल गैस फिल्ड डोजीमीटर है तो उसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगी, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है, बीच में गैस होती है। ये गैस फील्ड डिटेक्टर का डिज़ाइन है। जब रेडिएशन उसको स्ट्राइक करती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और आयन के पेयर बनाती है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के पेयर। इलेक्ट्रॉन जाता है पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव चार्ज जाता है नेगेटिव की तरफ, ये करंट सर्किट में डिटेक्ट होता है और हमें डिटेक्शन का पता चलता है। अब जब ये इंटरेक्शन कोई इलेक्ट्रॉन बना ही नहीं रहा है तो ये हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो डोजीमेट्री के लिए यूजलेस हो गया ना। दूसरी चीज़, ये बहुत ही लो एनर्जी पर ही शो होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो अराउंड 30 kVp डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की रेंज है ये। 30 kV पर ये
10% के अराउंड डोमिनेट करता है। वही अगर मैं 70 kV पर लेकर जाऊं तो ये अराउंड 5% रह जाता है। नेक्स्ट इज, इसके अंदर किसी भी तरह का एनर्जी का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। एनर्जी का ट्रांसफर हुआ बट नेग्लिजिबल एनर्जी, जो नेट एनर्जी चेंज था वो ऑलमोस्ट जीरो है। इस वजह से इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। इस वजह से ये टोटली यूजलेस होता है क्योंकि कुछ बना ही नहीं रहा है। तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हाँ, अगर आप एनर्जी रेंज को नीचे लेकर आओगे तब ये डोमिनेट करना शुरू करता है। विजिबल की रेंज में, अल्ट्रावायलेट की रेंज में, उस जगह पर ये डोमिनेट करना शुरू करता है। बट डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, डोजीमेट्री, न्यूक्लियर मेडिसिन में कोई शो नहीं करता। नेक्स्ट इज रेली स्कैटरिंग। रेली स्कैटरिंग जैसे कि थॉमसन में मैंने जब बताया था, तो थॉमसन फोटोन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच हो रही थी, वहीं ये फोटोन और बाउंड इलेक्ट्रॉन के बीच होती है। बाउंड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? इनर शेल, आउटर शेल। तो जो इनर शेल होते हैं इनको हम बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो जब एक एक्सरे फोटोन या रेडिएशन का फोटोन आकर इन बाउंड इलेक्ट्रॉन से टकराता है और अपना एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करता है, उस स्कैटरिंग को हम रेली स्कैटरिंग बोलते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, क्या क्या ऐसा है जो इसको डिफरेंस बनाता है? सबसे पहली बात तो ये भी एक इलास्टिक कोलिजन है, यानी कि इसके अंदर भी नेट एनर्जी का एक्सचेंज है जीरो। इंटरमीडिएट एनर्जी एक्सचेंज होता है बट जो नेट एनर्जी का एक्सचेंज है वो जीरो होता है। इंटरमीडिएट कैसे होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल ही बाउंड होते हैं, तो जब एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रॉन्स में करी जाती है, सेम चीज़ जैसे थॉमसन में हो रही थी। थॉमसन के अंदर क्या था, जो फोटोन था वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता था और उसको वो वाइब्रेशन में डाल देता था। फिर वो वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन वापस से एनर्जी को एमिट करता था जब एक्साइटेड से स्टेबल स्टेट में वो नीचे आता था। सेम चीज़ इसमें भी हो रही है, बट उसके थॉमसन के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ये याद रखने वाली ज़रूरी है। वहीं रेली में ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल देकर समझाऊं, अगर एक इंसान ने किसी चीज़ को यहाँ पर पकड़ रखा है और उसने बहुत टाइटली पकड़ा है, और अगर मैं उस चीज़ को पकड़ के खींचूं तो जाहिर सी बात है ना, वो इंसान भी उसके साथ खींचा चलाएगा। सेम चीज़ एटम के साथ भी होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन टाइटली बाइंडेड है एटम के साथ। तो जब एनर्जी या जब रेडिएशन इसको वाइब्रेट करती है तो इसकी वजह से पूरा एटम ही वाइब्रेट होने लग जाता है, या पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही वाइब्रेट होने लग जाता है। ठीक है, द एटम्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड इमीडिएटली रेडिएट्स दिस एनर्जी। पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्साइट होता है और फिर वापस इस एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज कर देता है। सेम चीज़ में भी होती है थॉमसन की तरह, डायरेक्शन थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट नेट एनर्जी चेंज इज नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है थॉमसन से, क्योंकि ये रेलेवेंट होता है ओनली इन द एनर्जी रेंज ऑफ मैमोग्राफी, जो कि अराउंड 50 से 30 केवी के आसपास होती है। ये इस जगह पर रेलेवेंट होता है। तो मैमोग्राफी करते वक्त जब अगर आपके फिल्म में फॉगिंग तो हो सकता है वन ऑफ द रीजंस इज रेली स्कैटरिंग। फन फैक्ट, आपने बचपन की 10वीं क्लास के अंदर जो ये चीज़ पढ़ी थी कि आसमान नीला क्यों होता है, स्काई इज ब्लू और रेड, तो उसका रीज़न भी रेली स्कैटरिंग है। अब इससे रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन है। छोड़ो, रेली स्कैटरिंग हो या थॉमसन स्कैटरिंग हो, वो एटॉमिक नंबर यानी जी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो अगर मैं इसमें भी बनाऊं एक जनरल, एक आपको अगर आइडिया दूं, तो चाहे थॉमसन स्कैटरिंग का हो, रेडिएशन पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करती है और फिर एक जनरल डायरेक्शन में री एमिट होती है। ठीक है, तो दिस विल बी द स्कैटरिंग एंगल थीटा। तो ये उसी को लेकर एक ग्राफ है कि किस तरीके से, फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन के लिए अगर मैं डिज़ाइन करूँ तो 6 उसका जी है। ये एम के अंदर एनर्जी रेंज दी गई है, तो देखिए 0.1 एम पर 28 डिग्री का शिफ्ट आ रहा है। ये जो थीटा का शिफ्ट था
एट 1 MeV 28 डिग्री का शिफ्ट आ रहा है। अब सोचिए कितनी ज़्यादा फिल्म फॉग बनाएगा। बट जैसे ही मैंने एनर्जी रेंज को 0.1 से 0.5 करा तो 28 डिग्री से केवल 6 डिग्री रह गया। और इसको जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा तो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक देखिए ये 0.3 डिग्री रह जाता है। तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एंगल में भी नेग्लिजिबल का चेंज आता है। तो इसकी वजह से स्कैटरिंग होती है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। इसका रीज़न भी वही सिंपल सा है, जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी बढ़ती चली जाती है। ये फ्रीक्वेंसी एटॉमिक रेंज यानी कि जो एटॉमिक रेडियस होता है उस रेंज से हटकर ये न्यूक्लियर रेंज में चली जाती है। इस वजह से इतनी हाई एनर्जी पर जो इंटरेक्शंस होते हैं वो यूजुअली न्यूक्लियस के साथ या पर्टिकुलर न्यूक्लियस के पार्टिकल या उससे रिलेटेड चीज़ों के साथ ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू होल एटम और होल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मैंने बताया था अगर मैंने जी बढ़ा दिया तो प्रोबेबिलिटी सेम एनर्जी पर जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। एटॉमिक नंबर बढ़ते ही 82 होते ही 70 डिग्री, जहाँ कहाँ 28 डिग्री था और कहाँ 70 डिग्री हो गया। बट वहीं जैसे मैंने एनर्जी बढ़ाई तो ये भी घटकर वापस नीचे आ गया। अब देखिए अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं तो ऑलमोस्ट सेम है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जब अगर मैं उसके कंपैरिजन में इन तीनों को कंपेयर करूं तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, 20 डिग्री 20 डिग्री और यहाँ पर ये 0.2 डिग्री। आप समझ पा रहे होंगे। नो रोल इन रेडिएशन डोजीमेट्री। रेली स्कैटरिंग या थॉमसन स्कैटरिंग किसी भी टाइप का रोल अदा नहीं करते हैं रेडिएशन डोजीमेट्री में। वही रीजन है जो थॉमसन में था, क्योंकि ये किसी भी टाइप का चार्ज पार्टिकल का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। स्कैटरिंग प्लेस सम रोल इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, थोड़ा बहुत रोल प्ले करती है जैसे कि मैंने मेमो का बताया था। बट जैसे ही आप न्यूक्लियर मेडिसिन की रेंज में जाएंगे या हाई केवीपी रेडियोग्राफी की रेंज में जाएंगे तो ये वो भी खत्म हो जाएगी। ऑलमोस्ट 5% होती है 70 केवीपी पर। तो आप उसके आगे सोच लीजिए, प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है। तो आज के लिए मेरे पास आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि कॉम्पटन स्कैटर्ड फोटोन ही इतना ज़्यादा कंसर्न वाला फोटोन क्यों है जब भी हम शील्डिंग कैलकुलेशंस या रूम कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए। क्यों कॉम्पटन स्कैटर्ड फोटोन ही इतना ज़्यादा खतरनाक माना जाता है? मतलब एज सच खतरनाक वर्ड में नहीं, बट बाकी किसी और से अगर फोटोन स्कैटर होता है, जैसे रेली से हुआ स्कैटर, थॉमसन से स्कैटर हुआ, उसके कंपैरिजन में कॉम्पटन का इतना ज़्यादा क्यों डेंजरस होता है? तो जिसको आंसर आता है वो प्लीज़ नीचे कमेंट करो, और जिसको नहीं आता वो अगली वीडियो का वेट करो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और हाँ, जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ उसको प्लीज़ आंसर करना ना भूलें। इससे मुझे ही नहीं, आपको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा बिना गूगल करे।